गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में जीवों में जनन चैप्टर समाप्त कर दिया। आज मैं आप लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन समझाऊंगा और ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसे मैं पार्ट वाइज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, पुष्पी पादप मतलब वैसा पौधा जिसमें फूल आता हो, जिसमें पुष्प आता हो। उसमें क्या किसके बारे में पढ़ना है? लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। मतलब उसमें नर भाग होगा और मादा भाग होगा, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। किसमें? पुष्पी पौधों में, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक अंग होता है, क्या होता है? जो लैंगिक अंग होता है, लैंगिक अंग होता है, वो क्या हो जाएगा? वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। मतलब समझिएगा, इसमें लैंगिक जनन किस भाग में होगा? तो पुष्प में होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं, मतलब पुष्प की संरचना को जानते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पुष्प की संरचना मुझे मानी याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। तो आइए हम लोग पुष्प की संरचना सीखते हैं। पुष्प की संरचना देखिए बच्चों, आपको पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन सीखने से पहले पुष्प की संरचना बड़े ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? पुष्प है। इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये हमारा क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। ये भाग जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं दलपुंज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये आपको ये लंबा जैसा एक आकृति दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुमंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग। और आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये जो भाग दिख रहा है एक सुराही टाइप का, इस भाग को हम लोग कहते हैं जयांग। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। बच्चों सबसे पहले ये देखिए कि पुष्प के कौन कौन से भाग को क्या क्या कहते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है हरे कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा, सभी पौधों में हरे कलर का होता है। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। देखिए यहाँ पे अड़हुल के पौधों में अड़हुल का जो फूल है, इसका जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। उसके बाद आप अड़हुल के पौधों में चारों ओर देख रहे हैं फूल टाइप का इस तरह से जो खिला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। ये कैसा होता है? तो ये हरा होता है। ये क्या होता है? हरा होता है। और दलपुंज जो होता है वो रंगीन होता है। दलपुंज कौन से भाग को कहते हैं हम लोग? रंगीन भाग को कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लीजिए, हरा भाग को हम लोग दलपुंज कहें, बाह्य दलपुंज कहें, और रंगीन भाग को हम लोग दलपुंज कहें। अब ये जो ऊपर में एक तंतु टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग। और ये जो सुराही टाइप का दिखा, इसको हम लोग कहते हैं जयांग। आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो पुमंग होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है।
क्या होता है, नर भाग होता है, और जयांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। तो पूछेगा कि पुष्प का नर भाग कौन सा है, तो डायरेक्ट बोलना है पुमंग, पु से पुरुष, अब पु से पुमंग, ठीक है ना। तो पुमंग आपका पुरुष हो जाता है, मतलब नर भाग होता है, और जयांग क्या होता है, मादा भाग होता है। अब देखिए इसके अंदर में इस टाइप की रचना होती है, इस टाइप की क्या होती है, रचना होती है। इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। किसमें है, तो जयांग में है। गौर से देखिएगा दोस्तों, ये पुमंग ना ऐसे ऐसे जो फूल में सभी को मिला करके उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। मतलब इस तरफ का जो डंठल है, इस तरह के फूल में ढेर सारा होता है और सभी को मिला करके हम लोग उसको पुमंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये बाह्य दलपुंज, इस तरह का जो हरा भाग होता है वो सभी को मिला करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद दलपुंज आप देखते होंगे फूल में, अड़हुल के फूल में ही आप देखे थे क्या था, इस टाइप का रचना ढेर सारा था, उन सभी को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, उसको दलपुंज कहते हैं। तो बोलिएगा सर, तो अगर उसको एक ठोका बात बोलेंगे तब क्या कहेंगे, तो देखिए अगर हम लोग एक ही के बात बोलेंगे, एक ही के बारे में बात करेंगे, तो दलपुंज जो होता है सभी को मिला करके उसको दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज के एक इकाई को, मतलब एगो को हम लोग दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं। उसी तरह इस तरह का ढेर सारा फूल में रहता है, मतलब एक ही फूल में ऐसी रचना अनेकों होती है, उन सभी को मिला करके पुमंग कहते हैं। लेकिन अगर बात एक की करें, यानी पुमंग की एक इकाई, कहने का मतलब एगो के बारे में बात करें, तो ये एगो को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पुंकेसर कहते हैं। गौर से देखिएगा, ये जयांग जो हो गया, जयांग के एक इकाई को, जिस तरह से पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, उसी तरह से जयांग के एक इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्री केसर। चलिए यहां तक आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, यहां तक आप लोग सीख गए। अब इसके आगे सीखते हैं। देखिए यहां पर जो पुंकेसर आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक, इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर वाला यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। और फिर यहां से यहां तक आपको एक डंठल टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं हम लोग, पुतंतु। ठीक है ना। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाले जो इसका सिर टाइप का दिख रहा है, इसके माथा को हम लोग कहते हैं परागकोश, और इसके पूंछ को, इस तरह से पूंछ जो दिख रहा है, इसके पूंछ टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। अब ये नर के दो भाग हो गए। तो मादा जो है ये जयांग के भी तो होंगे ना कुछ भाग, तो जयांग के कुल 3 भाग होते हैं। इसके ऊपर में इस भाग को, ये जो सुराही टाइप का दिख रहा है, इस भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ओके, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये आपको दिख रहा है ना दांत जैसा, इसके अंदर में जो ये हम बनाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुंकेसर को कितने भाग, पुंकेसर के कुल कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग हम लोग बोलेंगे, परागकोश और पुतंतु। और जयांग के कितने भाग हो जाएंगे, तो जयांग के 3 भाग हो जाएंगे। एक होगा वर्तिकाग्र, दूसरा होगा वर्तिका, तीसरा होगा अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इस तरह से 10 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए फिर आपको हम बोल रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए
आपको पुष्प की संरचना बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, तभी आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लिख भी पाएंगे। आप ऐसे ही हवा में अगर बात करिएगा तो आप एग्जाम में कुछ बेहतर नहीं कर पाइएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई होप आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए दोस्तों, ये परागकोश जो होता है, परागकोश के अंदर ही परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। अब ये परागकण क्या है? तो ये परागकण ही, जिस तरह से आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि मेल गैमेट मतलब नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु, आप समझ गए ना? मानव में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु। इसी तरह से जो पुष्प में जो नर युग्मक होगा उसी को हम लोग कहते हैं परागकण। अब यही परागकण इसके फीमेल से, यानी इसके बीजांड में जाकर के क्या होगा? निषेचन होगा, और वहां से नया संतान का क्या हो जाएगा? उत्पत्ति हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप पूछिएगा कि सर किस तरह से होगा निषेचन? किस तरह से निषेचन होगा पौधों में, यानी फूलों में? तो गौर से देखिएगा, होता क्या है, जब ये परागकोश में परागकण बनता है और जब ये परिपक्व होता है तो ये ऊपर से क्या होता है? इसको थोड़ा सा मिटाऊं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये क्या है? वर्तिकाग्र। इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है ना? इधर लिख देते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। देखिए ये क्या होता है? फट जाता है। जब ये फट जाएगा तो यहाँ से जो परागकण होगा ये जयांग में आ जाता है। किस में आ जाता है? जयांग में। जयांग के कहाँ पे आएगा? तो वर्तिकाग्र पर आ जाता है। अब ये आएगा किस विधि से? तो हवा के द्वारा भी आ सकता है, हिलडुल करके इस तरह से, या तो भौरा जिसको कहते हैं, वो भौरा क्या करेगा? फूलों पे बैठेगा, उसके पैर में परागकण लग जाएगा। अब वो भौरा फिर मादा जनन, मादा भाग पर बैठेगा तो उसके पैरों में लग करके भी परागकण क्या कहाँ पे आ सकता है? तो जयांग में आ सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? परागकोश से जो परागकण होता है वो किस में आ जाता है? इसके मादा भाग में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो पुंकेसर होता है वो एक नली बनाता है, इसे हम आगे बताएंगे। ये नली यहाँ पे बनाएगा। अब ये नली कहाँ पे आ जाएगा? तो अंडाशय के पास आ जाएगा, ठीक है ना? अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? बीजांड का निर्माण होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बीजांड में आकर के पुंकेसर क्या होता है? मिल जाता है, और यहीं पर निषेचन होता है, और इसके बाद नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? इसके आगे हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या सीखें कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प होता है, और पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार है। ये जो हरा भाग होता है, हरा भाग को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। फिर इस रंगीन भाग को हम लोग दलपुंज कहते हैं। फिर ये जो आपको डंठल टाइप का पूरा बनाए हैं इसको हम लोग पुमंग कहते हैं, और पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। अब ये पुमंग को दो भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को देखिएगा, पुमंग को हम लोग दो भागों में, पुमंग मतलब क्या होते हैं? पुमंग का एक इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और इस पुंकेसर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो हेड आपको दिख रहा है इसको हम लोग परागकोश कहते हैं, और नीचे वाले भाग इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं। ये आपको जो सुराही टाइप का दिख रहा है इसे हम लोग जयांग कहते हैं, और जयांग के एक इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। देखिए दोस्त, पुमंग नर भाग होता है और जयांग मादा भाग होता है। जयांग के कुल 3 भाग होते हैं, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अब हम लोग सीखेंगे एक एक करके, ये हम लोग पुंकेसर यानी पुमंग के बारे में सीखते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं पुमंग क्या है। तो आइए हम लोग सीखेंगे पुमंग के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? पुमंग के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये जो पुमंग होता है वो पुष्प का
नर भाग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और पुमंग के एक इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब देखिएगा, पुंकेसर की हम संरचना बनाते हैं। किसकी संरचना बना रहे हैं? पुंकेसर की संरचना बना रहे हैं। पुंकेसर की संरचना को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पुंकेसर की संरचना जैसा कि हमने आपको इसके पहले बनाया था जयांग में, देखिए इस तरह से हम बनाए थे। और यहां से जो बताए थे, यहां से जो हम बताए थे, इसी को तो हम लोग पुंकेसर कहते थे ना। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग पुंकेसर की संरचना ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? ये हमारा हो गया पुंकेसर। पुंकेसर जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुंकेसर को दो भागों में हम लोग बांट करके देखते हैं, जिसमें पहला भाग हम लोग का कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं पुतंतु। दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं पुतंतु। तो आप लोगों ने यहाँ तक सीखा कि पुंकेसर के कुल दो भाग होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं परागकोश और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं पुतंतु। आप लोगों को ये भी बताएं, जो परागकण होता है दोस्त, वो परागकण का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? वो परागकोश में होता है। तो हम लोग के लिए परागकोश इंपॉर्टेंट है, इसका कोई खास यूज नहीं है। इसलिए आप लोग बस इतना जानिए कि परागकोश के बाद ये जो नीचे वाला जो डंठल टाइप का, जो तंतु टाइप का एक तो जो रचना दिख रहा है, इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं। और इसके मूड़ी मतलब हेड जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। दोस्त देखिए, अब हम लोग परागकोश के बारे में बात करेंगे। परागकोश में आपको दो भाग दिखता होगा, इसको हम लोग पाली कहते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा पहला पाली और ये हो जाएगा हमारा दूसरा पाली। मतलब परागकोश दो पालियों में बटा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। परागकोश कितने पाली में बटे होते हैं? दो पाली में बटे होते हैं। अब आइए हम लोग सीखेंगे परागकोश के अंदर में क्या क्या होता है, मतलब उसके आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब परागकोश के आंतरिक संरचना। परागकोश के आंतरिक संरचना। अब ये परागकोश का आंतरिक संरचना क्या होता है, तो गौर से देखिए। देखिए दोस्तों, ये परागकोश का क्या होता है? आंतरिक संरचना होता है। इधर वाले भाग को हम लोग पहला पाली कहते हैं और इधर वाले भाग को हम लोग दूसरा पाली कहते हैं। हम क्या किए इस फिगर में? हम इस फिगर में इस परागकोश को काट दिए, ठीक है ना? और काट करके इसके ऊपर वालों को इस तरह से हटा दिए और अंदर का भाग आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें दो पालियां होती है और दोनों पाली में दो चेंबर होता है। मतलब इसके दूसरा पाली में भी कितने चेंबर हो जाएंगे? दो चेंबर हो जाएंगे। चेंबर मतलब कमरा,
दो चेंबर, दो कमरा, यानी इसको कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। तो देखिए प्रत्येक पाली में दो दो चेंबर, तो दोनों पाली में कितने चेंबर? बच्चा से बच्चा बोल देगा 4 चेंबर। गिनती आती है ना आप लोगों को? हाँ, गिन करके बताइए कितना चेंबर है। 1 2 3 और एक ये 4। अगर आपसे एक पाली में पूछे तब तो डायरेक्ट बोल लीजिएगा बिना सोचे समझे, सर 4। एक पाली पूछ रहा होगा, एक पाली, एक पाली ये भी हो सकता है, एक पाली ये भी हो सकता है। तो देखिए एक पाली में कुल 2 चेंबर होते हैं, और दोनों पाली की बात करें तो दोनों पाली में कुल 4 चेंबर होते हैं। क्लियर? अब देखिएगा ये जो चेंबर है ना बाबू, इस चेंबर को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। हम लोग इस चेंबर को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। और इस चेंबर के अंदर में, इस चेंबर के अंदर में लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। इस चेंबर में क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। ये लघु बीजाणु को ही हम लोग कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या समझ में आया कि पराग कोश का जो आंतरिक संरचना होता है, तो सबसे पहले पराग कोश 2 पालियों में बटा होता है, और प्रत्येक पाली में 2-2 चेंबर पाए जाते हैं। तो कुल पराग कोश में अगर ये दोनों पालियों में मिला करके यदि पूछेगा तो दोनों पालियों में कुल 4 चेंबर होता है। और इस चेंबर को हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस चेंबर में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और इस लघु बीजाणु को ही प्यार से हम लोग परागकण कहते हैं। क्लियर? ये आप लोग फिगर में भी देख लीजिए, लघु बीजाणुधानी का यानी पराग कोश का आंतरिक संरचना। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होगा, ये हम लोगों ने सीखा। हम लोग पुमन के बारे में सीखे, जयन के बारे में सीखे, और पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग सीखे थे। पुष्प की संरचना के बाद हम लोग पुंकेसर के बारे में सीखे, और पुंकेसर के संरचना के साथ साथ पुंकेसर यानी पराग कोश के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पराग कोश के आंतरिक संरचना के बाद हम लोगों को पता चला कि पराग कोश के अंदर में जो चेंबर होता है, यानी जो लघु बीजाणुधानी होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। अब ये परागकण का निर्माण किस तरह से होता है, इस परागकण के निर्माण के बारे में हम लोग अगले कक्षा में सीखेंगे। अगले कक्षा में परागकण के निर्माण को ही हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, जनन शब्द लग जाने का मतलब होता है कि उस चीज का जन्म होना, मतलब किस तरह से वो बन रहा है। तो लघु बीजाणु जनन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे चीज है, इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने के लिए है। तो बच्चों आप लोग भी हमारा हौसला बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।